हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू साहू आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास में जैसा कि थंबनेल में बताया गया है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगाता है, वह क्यों नहीं गिरता। ठीक है, नाभिक में वह क्यों नहीं गिरता। इसके साथ में हम जो पदार्थ मैटर है उसके वो किन अवयवी कणों से मिलके बना हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें, आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आज मिलने वाले हैं। इस तरह आपने परमाणु को कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसे ही बात आती है आपकी परमाणु पदार्थ के अवयवी कण या कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ अ एटम, तो हमारी बात आ जाती है किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले नाम आता है अणु का। किसका नाम आता है? अणु का। क्या कहा जाता है? अणु यानी कि कहते हैं मॉलिक्यूल्स, वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसमें रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में। अर्थात उसे आप फ्री छोड़ दो तो रिएक्शन करके कोई नई चीज नहीं बनाएगा। जिस पोजीशन में आपने उसको लीव किया है वह उसी पोजीशन में उस चीज को रखेगा। जैसे आप है, नमक है, घर में नमक रहता है, पानी रहता है, फ्री डाल देते हो, कोई ना टेम्परेचर देखते हो ना प्रेशर देखते हो, कुछ नहीं देखते हो, वो उसका स्वाद टेस्ट वगैरह सब वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इसका मतलब क्या हो गया कि अणु ऐसा छोटे से छोटा कण है जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यदि आप उसे फ्री छोड़ दो तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तत्व के जो अणु आप बात करोगे वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे तत्व के अणु और यौगिक के अणु। इनको जानने से पहले आपको इनके उदाहरण जान लो। जैसे H2O, NaCl लिखा है। अब यहाँ पे अणुओं को दो भागों में बांटा गया है, पहला तत्व के अणु, दूसरा यौगिक के अणु। आखिरकार ये चीज है क्या? ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। देखिए, जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलके अणु बनाते, जैसे O2, O2 का एक अणु है, एक आपका H2O का अणु है, तो जो आपका OT का अणु है ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना है O2 वाला, तो इसे आप कहोगे तत्व के अणु। और जो H2O है, पानी का जो अणु है एक, वो दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना है, इसलिए इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे आपका परमाणु का अणु। अणु समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए, कहने का मतलब ये था कि जो O2 है, क्या है? O2 ये कहलाएगा आपका एक ही परमाणु से मिलके बना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम परमाणु है, तो ये कहलाएंगे तत्व के अणु। और जो आपका H2O है ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका यौगिक का अणु, क्योंकि ये दो परमाणुओं के संयोग से मिलके बना हुआ है। ये चीज़ समझ आ गई? जिसे ये चीज़ समझ नहीं आई है वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, परमाणु की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? परमाणु की। ठीक है, चलिए, तो परमाणु में आप देखोगे कि परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता। क्या? एटम क्या है? परमाणु यानी कि इसे कहते हैं एटम, ATOM। ये क्या है? सूक्ष्मतम अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि आपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन किसी का एक परमाणु लिया और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया कि फ्रीली लो, तुम क्या है, हम वैक्यूम वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप फ्री हो। वो क्या करेगा? किसी ना किसी चीज के साथ जुड़कर नया कंपोनेंट बना लेगा। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? जब परमाणु होगा।
अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। जब मैं आप परमाणु को आगे बताऊंगा तो बोलूंगा परमाणु का एक सब पार्टिकल है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भागीदारी लेता है। जो एटम था ये आपके यूनानी शब्द था एटोमॉस। कौन सा शब्द था? एटोमॉस। इस एटोमॉस से मिलके बना हुआ था। किससे बना हुआ था? एटोमॉस से, जिसका मतलब होता था कि इसे और भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे काटा नहीं जा सकता, अर्थात इसे और सरल पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर इसे और पार्ट में बांटा गया। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि परमाणु की डेफिनेशन क्या है। कोई पूछ ले व्हाट इज अ परमाणु, व्हाट इज अ एटम? सिंपल, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज नॉट लिव इन फ्री स्टेट, दैट इज कॉल्ड परमाणु या दैट इज कॉल्ड एटम। एटम जो है लैटिन भाषा के शब्द एटोमोस से मिलके बना है। किससे बना है? एटोमोस से। इस परमाणु के बारे में यदि विश्व में सबसे पहले बात की जाए तो वो आपकी कहा था कणाद, महर्षि कणाद ने बोल दिया था। महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ है, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना। फिर हम यदि आधुनिक भारत में बात करेंगे, आधुनिक भारत कहें या आधुनिक विश्व कहें, तो 1808 में जॉन डाल्टन करके साइंटिस्ट आए। कौन आए? 1808 में जॉन डाल्टन करके साइंटिस्ट आए। इन जॉन डाल्टन ने क्या कहा? एक परमाणु सिद्धांत दिया। कब दिया? 1808 में। एग्जाम में प्रश्न आएगा परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया, तो आपका आंसर है 1808। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। क्या कहा था जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में? जॉन डाल्टन ने कहा था कि चाहे आप तत्व लो, यौगिक लो या मिश्रण लो, उनका जो सूक्ष्म कण होगा वो क्या होगा? आपका परमाणु होगा। ठीक है, क्या होगा? परमाणु। अब बात यह आएगी तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण यौगिक कहलाता है, और दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में उन्हें मिक्स कर दो तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। इन्होंने जैसा एटोमॉस में कहा गया है, एटोमॉस का अर्थ होता है जिसे और अधिक सरल भागों में बांटा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को और सरल पार्ट में बांटा नहीं जा सकता। फिर आगे आया, इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा, क्या कहा? कि जो अलग अलग जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग तत्व, भिन्न भिन्न तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होंगे, जबकि एक समान तत्वों को रासायनिक गुणधर्म एक होंगे। इनके कहने का मतलब क्या था? यदि मैं एक लेता हूं O2 और एक लेता हूं H2, O2 में जो तत्व हैं सभी कैसे हैं? आपके सेम हैं। कैसे हैं? सेम। तो इसके जो आपकी चीज़ें रहेंगी, O2 की जो चीज़ें रहेंगी वो कैसी रहेंगी? O2 वाली चीज़ें आपकी सेम। इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? हर O2 के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। जब मैं बात करूंगा H2O के अणुओं की, तो इसके परमाणुओं के जो गुणधर्म होंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इनके अलग अलग होंगे। ये किसने कहा था? ये आपसे कहा था किसने? इन्होंने। किन्होंने? जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में। फिर इन्होंने, जॉन डाल्टन ने एक और बात कही थी, क्या? कि छोटी पूर्ण संख्या के रूप में संयोग करके परमाणु अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का। कैसे? जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलेगा और O2 का निर्माण कर लेगा। एक किन्होंने कहा था? अपने परमाणु सिद्धांत में जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए, जॉन डाल्टन के बाद आएंगे परमाणु मॉडल की बात आएगी। किसकी बात आएगी? परमाणु मॉडल की। तो परमाणु मॉडल जो सबसे पहले दिया था वो दिया था J.J. थॉमसन ने। किसने दिया था बेटा सबसे पहले परमाणु मॉडल?
जे थॉमसन। कब दिया था? 1898 में। 1898 में जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कहा और इसे तरबूज मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे तरबूज मॉडल, आप इससे समझें। देखिए, जे थॉमसन ने कहा था कि जिस तरह ये आपको तरबूज दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिस तरह तरबूज के जो बीच बीच में ब्लैक 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 आपको स्पॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है उन पे कौन सा चार्ज है परमाणु के अंदर? नेगेटिव चार्ज। और जो आपको प्लस प्लस दिख रहे हैं बीचों बीच में, ये क्या है? आपके पॉजिटिव चार्ज। तो किसी परमाणु में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो है बिखरे हुए होते हैं, गुच्छ के रूप में होते हैं। ये जिस तरह इन्होंने बताया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये पूरे की पूरी किसकी कहानी बता रहे हों? तरबूज के बारे में बता रहे हो। इन्होंने कहा था कि परमाणु धनावेशित गोले, परमाणु धनावेशित गोले का बना है और ऋण आवेश इसके बीच में फंसे हुए। जैसे ये देखिए, जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये क्या है? धन आवेशित है। यहाँ भी देखिए, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे सर्कल पर आपके धन आवेश हैं। क्या है आपके पूरे सर्कल पर? धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज जो आप बीच बीच में देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो है, ये सब की सब जो येलो येलो जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला है। जबकि आप देखोगे ये जो दिखाई दे रहा है निगेटिव वाला, माइनस माइनस वाला, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में फंसे हुए हैं। ये किसने कहा था हमसे? ये हमसे कहा था जे थॉमसन ने। कब? 1898 में। कब कहा था? 1898 में। फिर इनसे पूछा गया ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को तो समाप्त कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, तो ये क्या है? परमाणु न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या परमाणु का चक्कर लगा रहा है या नहीं? ये पार्टिसिपेट रासायनिक अभिक्रिया में करता है या नहीं? इसके बारे में जब इनसे पूछा गया जे थॉमसन से, तो ये कुछ भी नहीं बता पाए। फिर अगला अटेम्प्ट हमारा परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने में रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने। कब? 1911 में। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जे थॉमसन ने कब किया? 1898, यानी कि उनके जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के 13 साल बाद। कितने ईयर बाद? आफ्टर 13 ईयर। क्या हुआ? इन्होंने, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। और इन्होंने अपना परमाणु मॉडल किस तरह प्रस्तुत किया? उसके लिए अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लैंड स्लिट प्रणाली का यूज किया। लैंड स्लिट प्रणाली में क्या होता है? ये बहुत किसी भी पदार्थ की पतली पन्नी बना ली जाती है। इन्होंने सोने, गोल्ड की मॉलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इन्होंने गोल्ड का उपयोग किया और 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक पतली पन्नी लेड स्लिट प्रणाली का प्रयोग करके बनाई और उन पर अल्फा कण की बौछार की। अल्फा कणों की बौछार की तो हुआ क्या कि अल्फा कणों से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो सीधे निकल गए और कुछ मॉलिक्यूल्स विक्षेपित हो गए और कुछ 20,000 में से एक मॉलिक्यूल सोने की पतली पन्नी से टकरा के सीधा वापस आए। ये इनके परीक्षण थे, यानी कि इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी, तो क्या हो गए? कुछ अल्फा कण आपके कैसे निकल गए? सीधे, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। जबकि कुछ अल्फा कण आपके कैसे हो जाएंगे? कुछ अल्फा कण आपके हो जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विक्षेपित हो जाएंगे। और जबकि कुछ 20,000 में से एक अल्फा कण टकराकर वापस आ जाएगा। अब समस्या ये आएगी, तो फिर इससे हुआ क्या? जैसे ये आप रदरफोर्ड का मॉडल देख रहे हो, इसमें रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी कर ली, कितनी? 10⁻⁴ सेंटीमीटर पतली पन्नी कर ली। इस पतली पन्नी पर अल्फा कण की बौछार की, तो ये देखो, ये अल्फा कण को सीधे निकल जा रहे हैं। इससे क्या डिसाइड हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, अगला,
कुछ ये देखिए, एक कण विक्षेपित हो रहे हैं, ये विक्षेपित हो रहे हैं यानी कि विक्षेपित होने के कारण परमाणु में कहीं ना कहीं धन आवेश उपस्थित है, और 20,000 में से एक मॉलिक्यूल्स का कण जो वापस आया था उससे डिसाइड हुआ कि परमाणु के बीच में एक छोटा सा नाभिक है। अर्थात परमाणु के क्या जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था उसके बारे में क्या निकला, कण विक्षेपित नहीं है, सीधे निकल गए, अधिकांश भाग खाली है। बहुत ही कम कण विक्षेपित हो रहे हैं, मतलब धन आवेशित उपस्थित है। अब एक कण जो टकरा के सीधा वापस आया था 90 डिग्री पर, उससे लिखा कि समस्त द्रव्यमान और धन आवेश छोटे से भाग में निहित है, अर्थात नाभिक की खोज इन्होंने कर दी। अब इन्होंने एक अच्छा निष्कर्ष निकाला था, वो आप सुनिए रदरफोर्ड ने, कि मैंने आपसे बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है। रदरफोर्ड ने बताया वो चारों ओर उच्च वेग से गति कर रहे हैं। कैसे गति कर रहे हैं? जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। अब समस्या ये आएगी, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आज आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता, किस प्रकार गति करता है परमाणु के चारों ओर। तो वो किस प्रकार गति करता है? जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार गति करते हैं? प्रश्न ये आएगा। ये तो एक प्रश्न का जवाब देने में आपने अगला प्रश्न दे दिया। तो देखिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करते हैं। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल कौन सा है? फिजिक्स में आपने कूलाम का आकर्षण बल पढ़ा है, वही है कूलाम का आकर्षण बल या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों एक जैसे हैं। वो क्या था? F = m1m2/r², यानी कि दो पदार्थों के बीच में लगने वाला आकर्षण इसके कारण होता है। तो अब बात ये आएगी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रही, या फिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूम रहा है? प्रोटॉन क्यों नहीं घूम रहा? न्यूक्लियस क्यों नहीं घूम रहा? आकर्षण बल तो ये दोनों लगा रहे होंगे। तो इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान अर्थात प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घूम जाता है। अब बात यह आएगी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई बात नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, धन आवेशित प्रोटॉन के चारों ओर, उसकी निश्चित गति स्थान पर ही क्यों घूम रहा है? निश्चित कक्षा में क्यों घूम रहा है? ऊपर नीचे भी तो घूम सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये है इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 से घूम रहा है, ये ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े में क्यों नहीं घूम रहा? क्या होता है जब कोई वस्तु किस पे गति करती है? वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, तो एक बल लगता है, उस बल का नाम होता है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल वस्तु को बाहर की तरफ जाने के लिए फोकस करती है, और गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ आकर्षण कर रहा है। प्रोटॉन चूंकि धन आवेश, न्यूक्लियस जो है वो धन आवेशित है, या प्रोटॉन कहूँ वो भी धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये इनको क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब इनमें क्या होता है, संतुलन की अवस्था आती है, तो इनकी कक्षाएं फिक्स हो जाती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। आप समझ गए? आज हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूम रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं घूमता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कम है प्रोटॉन की अपेक्षा में, इसलिए इलेक्ट्रॉन घूम जाता है, प्रोटॉन नहीं घूमता। ठीक है, ये अंतर था। अब समस्या ये आई कि जब भी एक विद्युत चुंबक, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था ना, उसके कुछ दोष थे। क्या कि जब आप विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऊर्जा सारी खत्म हो जाएगी ना, ऊर्जा क्या हो जाएगी? सारी खत्म हो जाएगी, तो वो घूमना बंद कर देगा और नाभिक में आके गिर जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये इसकी व्याख्या इनसे पूछी कि आखिरकार ऐसा क्यों, तो ये व्याख्या नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन वितरण क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ वितरित है, इसके बारे में भी ये व्याख्या नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम था वो सतत आना था, जबकि व्यवहार में स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। इनकी भी व्याख्या, इसके बारे में भी ये व्याख्या नहीं कर पाए। अब कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये स्पेक्ट्रम क्या है? अरे स्पेक्ट्रम एक काल्पनिक खींचा गया वक्र या ग्राफ है जो हमें विभिन्न ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है।
यानी कि ऊर्जा स्तर का ग्राफीय निरूपण क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता। तो इनके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो इसका आंसर क्या था मैंने आपको बता दिया। उन्हें ऊर्जा किसके कारण मिल रही है? अभिकेंद्री बल भी लग रहा है, आकर्षण बल भी लग रहा है, वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं जिससे उनका प्रभाव सतत बना रहता है। आकर्षण बल और गुरुत्वीय बल के संतुलन के कारण वो हमेशा घूमता रहता है। जब ये फेल हो गए, ये नहीं बता पाए, तो तुरंत आएंगे आपके अगले साइंटिस्ट बोहर। नील्स बोर कहें या बोहर कहें, नील्स बोर या बोहर, अलग अलग नाम आपको अलग अलग बुक में लिखे हुए मिलेंगे। तो प्रश्न आएगा इनका फोकस कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ रदरफोर्ड कहाँ फेल हुए थे? रदरफोर्ड फेल हुए थे इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में, इलेक्ट्रॉन वितरण नहीं बता पाए, स्थायित्व नहीं बता पाए। ये उसी पे काम करेंगे। उस पे काम करके ये क्या देंगे? मैक्स प्लांक के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग करके ये बताएंगे। मैक्स प्लांक ने ऊर्जा स्तर से संबंधित जानकारी दी थी, है ना, जो मैंने बताया ना कि ये स्पेक्ट्रम के बारे में सही उचित व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो ये मैक्स प्लांक का उपयोग करके बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, फिक्स ऊर्जा होगी उनकी, और उन ऊर्जा को हम 1 2 3 4 या KLMN कह सकते हैं। ये किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने। और कहा कि कक्षा की नाभिक से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसकी ऊर्जा में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो क्या होता है? ऊर्जा स्तर के अंतर के समान होता है। दो ऊर्जा स्तर हैं, जैसे K और L ले लिया, और KL M और N ले लिया। तो KL में जो अंतर होगा ऊर्जा स्तर में, वही MN में होगा, जिसके कारण ऊर्जा का स्पेक्ट्रम कैसा आता है? असतत या रेखीय आता है। यानी कि नील्स बोर ने क्या किया? नील्स बोर ने वो सारी चीजें बता दी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों का पर काम करके अपने ऊर्जा मॉडल को, वर्तमान ऊर्जा मॉडल को दे दिया। और इन्होंने जितना भी नील्स बोर ने वो हाइड्रोजन के परमाणु को लेकर किया। चलिए आप कुछ चीजें देख लेते हैं इंपोर्टेंट सी, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है बेटा 9.6 इंटू 10⁻31 kg। और इसकी खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने की थी। ठीक है। अब प्रोटॉन की बात आएगी। प्रोटॉन की बात आएगी तो देखिए प्रोटॉन की आप खोज देखो। प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इसलिए कहा जाता है परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन। क्यों होता है परमाणु विद्युत उदासीन? क्योंकि इन पर परमाणु पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे सोडियम मैंने परमाणु ले लिया, सोडियम परमाणु में कितना होंगे? 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। और 11 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? पॉजिटिव 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा पॉजिटिव आवेश? इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश रहेगा प्रोटॉन के समान ही, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक दूसरे के आवेश को क्या करेंगे? वो कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वेट आपने कितना देखा था? इलेक्ट्रॉन का वेट आपने देखा था 10⁻⁻31। कितना देखा था? 10⁻⁻31। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 10⁻⁻27। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कि 10 का आप 27 बार मल्टीप्लाई करो और भाग दो। और -31 का मतलब क्या है? 10 का आप 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 9.1 में डिवाइड दो। देखिए भाग का रूल क्या कहता है? नीचे वाली संख्या ज्यादा है, 10 की संख्या का ज्यादा बड़ी संख्या से भाग दिया जा रहा है, यानी कि आंसर छोटी संख्या आएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा।
यदि हम लगभग में बात करेंगे तो इनकी पावर में कितनी 10 की घात 4, यानी कि 10 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 जीरो आएंगे, यानी कि 10,000 गुना हो जाएगा लगभग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, प्रोटॉन नहीं लगाता। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अब न्यूट्रॉन की बात की जाएगी। न्यूट्रॉन पर आवेश तो शून्य होगा और इस पर भी आवेश कितना होगा? इस पर आप देखोगे द्रव्यमान कितना होगा न्यूट्रॉन का, तो वो प्रोटॉन के बराबर, यानी कि न्यूक्लियस में डबल क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से डबल भारी है और इस कारण वो इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर देगा न्यूक्लियस कि बेटा आप हमारा चक्कर लगाइए। यही काम क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी में होता है। सूर्य क्यों नहीं लगाता चक्कर और पृथ्वी क्यों लगाती है चक्कर? सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से ज्यादा है, इस कारण पृथ्वी को वो मजबूर कर देता है अपने आप के चक्कर लगाने के लिए। यदि गलती से पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा कर देते, क्या कर देते? ज्यादा, किससे? सूर्य से, तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही कारण है सूर्य फिर किसका चक्कर लगाएगा? गैलेक्सी का। क्यों लगाएगा? क्योंकि गैलेक्सी का द्रव्यमान, आपकी जो हमारी गैलेक्सी है ना आकाशगंगा, उसका द्रव्यमान किससे ज्यादा है? पृथ्वी से ज्यादा है, इस सूर्य से भी ज्यादा है, इसलिए सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाएगा। समझ गए? आशा करते हैं आपको आज की क्लास में जो कंसेप्ट थे वो समझ आ गए होंगे। जैसा कि बताया था इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है नाभिक का, इसका जवाब आपको मिल गया। साथ में आपको पृथ्वी या ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं इसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया। आज की क्लास में इतना ही। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाएं। धन्यवाद।